तुमको लास्ट जिस दिन यहाँ सिलेबस एंड होगा, सब तुम्हारा एंड होगा, तुमको एक बड़ा सा इतना बड़ा लेटर मिलेगा, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसको आम भाषा में तामपत्र बोलते हैं। नहीं चाहिए? चाहिए ना। चलिए, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो अब हम इंटर कर गए हैं। अब ध्यान से समझिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि वेलोसिटी एक वेक्टर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होना चाहिए। और वो इस केस में कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। और जब हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे, यानी कि सेकेंड पार्ट v इंस्टेंटेनियस, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शॉर्ट में VINS भी लिखते हैं और सिंपली v लिखेंगे। तो सिंपली v लिखेंगे तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी और टर्म नहीं लिखा होगा, एवरेज नहीं लिखा होगा। साथ ही साथ कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो इसको लिखेंगे ds अपॉन dt। ये कब आएगा? जब हम डेल्टा t को क्या करेंगे? बोलिए, डेल्टा टी को टेंस करेंगे 0 की तरफ, तब हमको ये वैल्यू मिलेगा। और इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब ग्राफ के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डिफाइंड कैसे हुआ। ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए ध्यान से, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे चला, तो मान लीजिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने। ये टेंजेंट इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है और इस पॉइंट को, तो 2 पॉइंट से कट कर रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग ये x1 हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग ये x2 हुआ। यहाँ पर क्या लिखेंगे? y1, और यहाँ क्या लिखेंगे? y2। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि ये सीकेंट है ना, ये क्या है? सीकेंट। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ दिस सीकेंट रिप्रेजेंट्स क्या करेगा? रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर वेक्टर करेगा और डेल्टा आर कैप। तो ये जो डायरेक्शन है ये डेल्टा आर कैप होगा। तो डेल्टा आर कैप कैसे निकलता है? डेल्टा आर कैप या डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। याद है? और यदि स्लोप ले लें, स्लोप ले ये थीटा, तो ये डेल्टा y और ये क्या होगा? डेल्टा x होगा। तो tan थीटा बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब हम लोग ये चीज़ को इसमें कैसे करेंगे? समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हम लोग v एवरेज के लिए डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ टाइम है, इसको हम टाइम एक्सिस ले सकते हैं x एक्सिस की जगह। और यहाँ पर ये क्या है? y एक्सिस। तो y एक्सिस क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? बोलिए। s क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन में चेंज आएगा तो हमें क्या मिलेगा? अरे बोलो। तो पोजीशन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी मिलेगा। कौन तो है अभी तक नहीं समझा है? ये एक पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम हम a देते हैं और पार्टिकल फिर आगे बढ़कर इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन का नाम b देते हैं, ठीक है। और यहाँ से करस्पॉन्डिंग ये टाइम t1 होगा, ये टाइम t2, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा s1 है और ये हमारा s2 है, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होगा और ये हो उसका डायरेक्शन होगा और यही ds का डायरेक्शन होगा क्या? तो दिस सीकेंड, टेंजेंट नहीं सीकेंड, दिस सीकेंड represent the direction of displacement,
डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस होगा ना यहाँ, डेल्टा एस। क्या ये बात ठीक है? ठीक। अब ये होगा डेल्टा एक्स का डायरेक्शन। अब समझिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात, वी एवरेज बराबर क्या होगा? वी एवरेज बराबर tan थीटा होना चाहिए, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। सर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का कैसे आएगा? आइए थोड़ा सा समय देते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल को हम थीटा मानेंगे, और पूरी दुनिया जानती है इस पॉइंट को यदि हमने एम कहा तो ये क्या होगा? डेल्टा एस होगा, और ये टी, तो tan थीटा बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होगा। ठीक। और ये जो डायरेक्शन है ये डेल्टा एस का डायरेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलिए। डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं वी एवरेज बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब आप समझिए आगे, अब थोड़ा सा समझने में अब आसानी होगी। इसी दिन के लिए हम लोगों ने पूरा बेसिक फंडामेंटल अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एस, not on the direction of S1 और S2। ठीक है। S1 क्या है? S1 क्या है? बोलिए। पोजीशन, S1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर, S2 फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? वी एवरेज का। S1 का डायरेक्शन वी एवरेज का डायरेक्शन नहीं होगा, और ना ही S2 का डायरेक्शन वी एवरेज का डायरेक्शन होगा, वो भी नहीं होगा, जबकि ये दोनों वेक्टर हैं। S1 का भी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। अब आइए पता करते हैं S1 का एक प्रॉपर डायरेक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन निकल गया ये S1 का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ से इसको मैच कराएंगे, तो यहाँ से इसको ऐसे मैच कराया, ये निकल के आ गया, ये S2 का डायरेक्शन होगा। लेकिन S1 के डायरेक्शन और S2 के डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है। क्या ये बात को आप फील कर सकते हैं? जब पार्टिकल A पॉइंट से चलता हुआ B पॉइंट पे जाएगा, किस पाथ को फॉलो करता हुआ? इस कर्व पाथ को फॉलो करता जाएगा। तो हर पोजीशन पे उसका डायरेक्शन बदलेगा। तो उसका हर पोजीशन पे डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा। जब इनिशियल पोजीशन पे भी होगा तो एक फिक्स डायरेक्शन होगा। लेकिन जब हम सीकेंड ड्रॉ करेंगे तो सीकेंड क्या करेगा? दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्रॉस करता हुआ निकलेगा, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या टाइम एक्सिस के साथ एक स्लोप बनाएगा, और वही स्लोप जो है एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे होगा? देखिए, वी एवरेज, तो वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एस वेक्टर कैन बी रिटन एज डेल्टा एस का मॉड इनटू डेल्टा एस कैप, लिख सकते हैं। ठीक। तो यहां पे लिखते हैं डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस कैप डिवीजन में डेल्टा टी। अब ये जो वैल्यू है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज। तो क्या हमने दोनों के साथ समझ लिया है? दोनों के साथ डील हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इससे पहले स्पीड की बात कर रहे थे तो उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा था। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये डिपेंड करता है किस पर?
अरे वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन डिपेंड करता ही है, लेकिन कुछ और भी जवाब चाहिए हमको, बोलिए। अरे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिपेंड्स और करता है किस पर? कल और आज में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ, उसको आप नहीं समझ पाए या समझ भी गए होंगे तो उस पर ध्यान नहीं गया। देखिए, स्पीड डिपेंड करता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है। स्पीड डिपेंड किस पे करता है? स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। चूंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या हो जाता है? स्केलर। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। चूंकि वेलोसिटी खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? और फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पर। चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर क्यों है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है? क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। सबसे इनिशियल पॉइंट क्या आ गया? पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर के चेंज होने से जो भी मिलेगा, मतलब 50 रुपया माइनस 10 रुपया करेंगे तो क्या मिलेगा? 40 रुपया मिलेगा कि 40 लीटर कुछ मिलेगा? इसका मतलब है कि जब भी दो क्वांटिटी होगी उसका चेंज आएगा, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी वो क्वांटिटी ही होगा। इसलिए पोजीशन वेक्टर के चेंज होने से क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के चेंज होने से क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट मिला, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के होने से क्या मिलेगा? और वेलोसिटी वेक्टर के चेंज होने से क्या मिलेगा? और एक्सेलरेशन के चेंज होने से क्या मिलेगा? समझ गए इस बात को? तो फोर्स तक पढ़ ही लिए, डायनेमिक्स में इंटर करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको पढ़ लेने के बाद। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, बॉल लेके आएंगे, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाएंगे। अभी मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन लाएंगे, बॉल लेंगे, अगले क्लास में लेके आएंगे, ठीक है। फ्री फॉल कंडीशन सब कुछ ड्रॉप करके बताएंगे, एकदम फील आएगा, तब लगेगा कि हाँ सही जगह हम आ गए हैं। तो सही जगह आने से मतलब नहीं है कल का पढ़ाया पूछेंगे भी, एकदम फील आएगा। नहीं फील आएगा तो कहिएगा, कॉफ़ी पिलाएंगे, ठीक है। आइए, क्या कह रहे हैं? एक विद्यार्थी ने मुझे फ़ोन किया, सर कल क्लास कैसे होगा? कल तो ऑटो बंद है। हम बोले ओला बुक कर लो, उसका पेमेंट हम कर देंगे। क्या है? एक विद्यार्थी था ना, एक विद्यार्थी उसने मुझे पूछा कि सर कल क्लास कैसे होगा? ऑटो का तो ऑटो बंद है, या क्या बोलते उसको, उसका कुछ बिहार बंद था, तो उसमें भारत बंद था। कोई स्टेट बंद कर रहा है, कोई देशे बंद कर दे रहा है, मतलब ऐसा बंद था कि पता ही नहीं किसी को कि बंद था। तो हम तो बोले थे कि ओला कर लो। बताओ ऐसा कोई मास्टर होगा? बस अरे हम तो अपने विद्यार्थी को किसी भी कष्ट में देख ही नहीं सकते हैं। यदि घर वाले निकाल दें, मान लीजिए हॉस्टल वाले निकाल दे, एक बार फ़ोन कीजिएगा, एक बार खाली हमको फ़ोन कीजिएगा। गाड़ी से लेने आएंगे अपने घर पर, बहुत फ्लोर बन गया है, कमी नहीं है किसी चीज़ का, आराम से AC उसी सब लगा हुआ है। हाँ, मेरे घर में नहीं, जिसमें हम अभी खाली है उसमें भी लगा हुआ है। जी हाँ, बैठ, हाँ आ जाओ आराम से, साथी में मेरे आ जाना। हम तो 10 बजे घर से निकल जाते हैं, लेट तुम हो जाओगी। एक भी जान लीजिए, जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी लोग पॉपुलर हुए हैं, उन्होंने समाज से लेने से ज़्यादा समाज को देने की प्रवृत्ति रखी है, इसीलिए वो पॉपुलर हुए हैं। नहीं तो चोर ही होता है। समझ गए ना बात को? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे भरे पड़े हैं मार्केट में, समझ गए? आपसे लेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और परिणाम निकालेंगे कुछ। समझ गए? आइए, चलिए, ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज की जगह, अब बात करते हैं किस पर? इंस्टेंटेनियस पर। तो इस डायग्राम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा, इसीलिए इस डायग्राम को छोड़कर दूसरे डायग्राम पर, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपके अंदर में एकदम आपके माइंड में रिकॉल में एकदम रहना चाहिए कि कैसे कौन कैसे डायग्राम कैसे आया। अब इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट के लिए निकाल देंगे। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि
यहाँ ए से बी के लिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा ये? तो ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बन रहा है, तो इसका डायरेक्शन फिक्स है। मतलब पार्टिकल यदि ए पोजीशन से बी पोजीशन गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी का एक डायरेक्शन फिक्स होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस जो है वो एक इंस्टेंट पर डिफाइन होता है। कोई बता सकता है ए से बी के जाने में कितने इंस्टेंट है? ए से बी जाने में कितने इंस्टेंट पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट होंगे। वेरी गुड। इसीलिए ए से बी जाने में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टच करेंगे यहां से मिलेगा, इस पॉइंट पर इधर करेंगे, इस पॉइंट पर इधर करेंगे। आज आपको थोड़ा सा फील आएगा सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी विच इज एसोसिएटेड विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसीलिए उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं या उसको लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ एंगुलर भी आता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अब आपके अंदर इतना लेवल आ चुका है कि आप उसको भी समझ पाएंगे। तो वो एक अलग तरह का मोशन होगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग अभी उसकी जिक्र नहीं करेंगे, अगले चैप्टर में करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी उसको उसमें मिक्स कर दिया है, लेकिन हम लोग अलग से पढ़ेंगे उसको, सर्कुलर मोशन। तो हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स पढ़ने से पहले भी सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हैं या डायनेमिक्स के बाद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स भी पढ़ना होगा। सब चीज़ को अलग से सेपरेट करके पढ़ेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एनसीईआरटी से तो आप पूछने नहीं जाएंगे, तो पूछने तो हमसे भी नहीं आते हैं। आइए, जो बातें हम कहते हैं वो समझ में आता है? अरे बताओ, कुछ कुछ आता है मास्टर, ज़्यादा निकल जाता है। ये क्या होगा? पोजीशन। इसको एस से डिनोट करते हैं। किसी दिन हम एक्स लिख, यहाँ मान लीजिए किसी दिन एक्स लिख दिए तो तलवार मत निकाल लीजिएगा, सह लीजिएगा कि इसको एक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, वाई भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आइए, यह पोजीशन की बात हो रही है, फिर से वही सिचुएशन हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए सपोज करें कि ये पोजीशन ए है। अरे ध्यान दो, यहाँ पर ये पोजीशन बी है। हम किसी और पोजीशन पे, मान लेते हैं इस पोजीशन पे चेक करना चाहते हैं, ये इंटरमीडिएट कोई पोजीशन है जहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? तो वहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए, और तो ये क्या हो गया, यहाँ से कितने टाइम पर, टी टाइम पर हमें क्या मिल रहा है? अरे बोलो, dt मिल रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ s मिल रहा है। तो ये छोटा सा जो एरिया निकला है, ये छोटा सा एरिया, ठीक है, ये छोटा सा एरिया, इसी पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। और ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हमने सी रखा, एट ए पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ, सब लोग बोलिए, डायरेक्शन ऑफ, अरे बोलो, डायरेक्शन ऑफ 20 रुपये। कौन ऑटो वाला से निकल नहीं पाया अभी तक? जिसके रात में भी, सपने में भी ऑटो वाला आ रहा है, सर 10 रुपया कैसे एक्स्ट्रा ले सकता है हमसे? वो 20 रुपया फेयर था ही नहीं उसका। तो और v मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या v जिसको हम लोग कहेंगे। और v कैसे डिफाइंड है? अबे देखो यहाँ फिर इधर उधर बात करने लगता है, फिर तुरंत। अब ये बात करते हुए देखेंगे ना, पिक करेंगे, जैसे नहीं होता, जैसे क्या होता है उसको, जेसीबी से पिक करता है, उसे पिक करके बाहर उतार देंगे। अब वहाँ छोड़ेंगे ना तो वहाँ ज़मीन भी नहीं होगा, सीधे नीचे गिरोगे, समझे? इसलिए ध्यान दीजिए। क्या जी, समझ रहे हो ना बात की गहराई को? ठीक है। अरे जेसीबी में असेंबली पार्ट लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जेसीबी इज़ नॉट अ पर्टिकुलर गाड़ी, ये कंपनी का नाम है। उसके असेंबल लास्ट वाला जो बूम है उसको चेंज कर देंगे हम, उसमें तो ये हैमर लगा देंगे, तो कोई दिक्कत? क्रेन, मैकेनिकल इंजीनियर को चैलेंज कर रहे हैं कि कैसे उठाएंगे। चलिए, कुछ समझ पा रहे हैं? अब v इंस्टेंटेनियस का
डायरेक्शन तो निकल रहा है, अब हमको वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ds अपॉन क्या होगा dt, और ये क्या होगा ds कैप। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अरे बोलो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और ये क्या होगा उसका डायरेक्शन। और कैसे रिप्रेजेंट होगा, चूंकि ये इंस्टेंटेनियस है तो ये टेंजेंट से रिप्रेजेंट होगा। यदि ये सीकेंट होता तो एवरेज बताता। समझ रहे हैं, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन, ड्रॉन एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ v, इसका डायरेक्शन बताएगा। ये आपको बुक में ऐसे निकाल कर अलग अलग करके नहीं बताएगा, कोई भी बुक नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं है इसको अलग अलग करके एक्सप्लेन करने का। बहुत कुछ एक दो फॉरेन ऑथर्स का बुक इंडियन ऑथर के रिस्पेक्ट में इन जनरल कई गुना आसान होता है, कई गुना, कम से कम 100 गुना तो ज़रूर आसान होता है, क्योंकि फॉरेन ऑथर्स ने पूरा रिसर्च करके उसको लिखा होता है, और इंडियन ऑथर ने ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर इधर उधर से टेप दिया होता है। टेप दिया समझते हैं, कॉपी पेस्ट, वहाँ से कॉपी पेस्ट, वहाँ से छाप दिया, वहाँ से छाप दिया, वहाँ से छाप दिया। लेकिन जो फॉरेन ऑथर्स हैं वो स्टैटिकल डाटा के साथ, यदि आपको फ्रिक्शन पे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे ना वो, तो फ्रिक्शन पे पूरा का पूरा स्टैटिकल डाटा निकाल के दे देंगे वो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं फॉरेन ऑथर्स, वो अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने काम के साथ कभी भी कोई भी गलती नहीं करते हैं, समझ गए। लेकिन हमारे इंडियन ऑथर्स पैसा कमाने के लिए कहाँ से टेपते हैं पता भी नहीं चलेगा आपको। जैसे इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर्स कहाँ से फॉरेन कोई गाना को लेकर टेप देते हैं, और यहाँ तो सबको लगता है कि मेरे पे एक फिल्म आया गया है वो गाना। ठीक है, चलिए, ये गाना कहीं और नहीं, मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। अभी गाना चल रहा था ना वो सैयारा, सारा विद्यार्थी लग रहा है कि उस 100 रुपये वाला भांग खिला दिया है सबको, सब सुन रहा है, सबको लग रहा है कि मेरे ही पे हुआ है। अभी जस्ट मेरे साथ यही घटना हुआ है, एकदम ऐसा ही फील हो रहा है सब। छापो, सब विद्यार्थी इतना तारीफ कर दिया कि हम भी यूट्यूब पे खोल के देखें। हम बोले वाह, तब हमको समझ में आया कि क्यों तारीफ किया। इसका मीनिंग भी समझे हैं कि बस वाह कर दिए, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। जहर है 10 बाजारी मेरे वजूद के लिए, मतलब 10 बाजारी मतलब होता है झूठ बोलना, कंफ्यूज रहना, अपने काम को अच्छे से नहीं करना, आलस में रहना, अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं रखना, उसी को कहते हैं जहर है 10 बाजारी मेरे वजूद के लिए। मतलब मेरे एग्जिस्टेंस के लिए आलस सबसे बड़ा जहर है। मैं इतनी दूर नहीं आया बस इतनी दूर के लिए, मतलब मेरा जीवन का सपना इतना बड़ा है, बस इतने छोटे सपने के लिए थोड़ी ना इतना बड़ा सपना देखें। हैं, समझ गए, समझ गए। काबिल हो, मतलब काबिल तो समझ ही रहे हैं। ज़हीन हो, ज़हीन मतलब जो इंटेलेक्ट होता है उसको ज़हीन बोलते हैं। ना हो जफाकश, मगर जफाकश मतलब जो मेहनत करने वाला ना हो, तो फिर ज़िंदगी मौत है बस ऐसे मगरूर के लिए। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, अब इसी से कनेक्ट करते हैं। ऑन है ना, ऑन। देखिए इसी से कनेक्ट करते हैं। अब आपको समझना है यहाँ पर 2 पॉइंट को है, तो हम सर्कुलर मोशन पे उसको लेके आएंगे, फिर आपको सर्कुलर मोशन में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ जिक्र हुआ है इसलिए यहाँ डिस्कशन जरूर करेंगे, तब सर्कुलर मोशन के लिए भी छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस सी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या बता रहा है, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट सी, ये बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे डिफाइंड होगा। अब उसके अगला मान लीजिए कोई और इंस्टेंट ले लेते हैं, हम इस पॉइंट को लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट को P नाम देते हैं। अब इस P पॉइंट पर हमको पता करना होगा, वो कर्व लाइन है ना, देख रहे A से B जाने में हमको C और P मिल रहा है। सब लोग ध्यान से देखिए, कोई लिखिए मत, बार बार कह रहे हैं, सर्कुलर मोशन का ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो यदि कोई पॉइंट, कोई भी मान लीजिए पार्टिकल किस कर्व को, A से B वाले कर्व को पकड़ करके वो फ्लो कर रहा है, उसी के थ्रू वो मूव कर रहा है, और C पॉइंट पे पता करना था, तो उसका टेंजेंट का डायरेक्शन हो गया। और ये टेंजेंट, ये ds कहलाएगा क्या,
ठीक है, किस पॉइंट पर, ds किस पॉइंट पर, उस पॉइंट C पर। अब वो आगे बढ़कर मान लीजिए पॉइंट P पे आया, तो उस पॉइंट पर हम यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर वो डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा, और वही डायरेक्शन एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होगा। तो यहाँ से इस पर हम यदि टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है ये टेंजेंट का, ये ds होगा, और ये किस पॉइंट पर होगा, P पॉइंट पर होगा, जो कि C पॉइंट से अलग होगा। अब स्लोप किसका ज़्यादा है, C पॉइंट वाले का या P पॉइंट वाले का? अरे बोलो। तो इसका मतलब है ds एट पॉइंट C इज लेस देन ds एट पॉइंट P होगा। दिस इम्प्लाइज यदि ड्यूरेशन सेम है, चूंकि एक इंस्टेंट पे बात होता है, इसीलिए ds बाई dt पॉइंट C पर इज लेस देन क्या होगा, ds बाई dt किस पर, पॉइंट P पर, वो उससे छोटा हो जाएगा। यानी कि ये C पॉइंट से P पॉइंट जाने में पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जो स्पीड है वो बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, इसलिए डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में क्या होता है, जैसे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि मैग्नीट्यूड बढ़ा या डायरेक्शन में चेंजेस आया तो वेक्टर चेंज कर जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि v एट पॉइंट P इज डिफरेंट v एट पॉइंट C, अलग अलग होगा। अब इसमें क्या क्या में चेंजेस आया, मैग्नीट्यूड में चेंजेस आया क्या, अरे P वेलोसिटी एट पॉइंट P वेलोसिटी एट पॉइंट C से अलग किस सेंस में है, वेक्टर्स हैं दोनों अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में चेंजेस कौन दो फैक्टर से आएंगे, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो स्लोप बता रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और उस स्लोप का जो एंगल बता रहा है वो उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो आप ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर स्लोप कम है C पॉइंट पर, इसीलिए वहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, P पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा, और यहाँ दोनों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशंस पर देख रहे हैं इस तरह से कर्व करके हुए। अब हम लोग इसको सर्कुलर पाथ पे देखते हैं, इसी तरह सर्कुलर ट्रैक पे देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि एक कंडीशन लेते हैं हम लोग सिंपल समझने के लिए, यही कंडीशन आपको सर्कुलर मोशन में हेल्प करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, सर्कुलर ट्रैक है, और ये सेंटर पॉइंट हो गया, और उसको हम लोग एक 4 अलग अलग क्वार्टर में लेते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल A पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, ठीक, और वो B पोजीशन पे आता है। ठीक है, ये B पोजीशन A पोजीशन, तो यहाँ से जो एक सेकेंड यानी कि ऐसे इस पाथ को फॉलो करता हुआ वो A से B जाता है। तो A से B जाने में हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये जो टेंजेंट होगा ऐसे, तो ये जो टेंजेंट होगा यही क्या होगा, सेकेंड। तो एक सेकेंड ड्रॉ किए A से B के लिए, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है यही तो होगा उसका डायरेक्शन, मतलब सेकेंड का डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन ये डेल्टा S रिप्रेजेंट करेगा, और डेल्टा S का बराबर क्या हो जाएगा, मॉड क्या होगा, A से B, S A से B होगा क्या, बोलिए। ये लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि पार्टिकल कहाँ चला A और कहाँ पहुँचा B, तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वही A से B होगा। रेडियस उस सर्कुलर पाथ का क्या है, R, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना √2r लिख सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए सपोज करें कि A से B पर है, अब हम मान लीजिए ये पॉइंट को हम C मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम D रखते हैं और इस पॉइंट का नाम E रखते हैं। ठीक है, तो अब हमको C पॉइंट पर, मान लीजिए A पॉइंट पर हमको पता करना है, तो A पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए, तो यहाँ पर वेलोसिटी एट A पता कर सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोलिए, वेलोसिटी एट A पता करेगा, या ds किस पॉइंट पर, A पर, क्योंकि ds का डायरेक्शन v का डायरेक्शन होगा। v ds के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो v ds का डायरेक्शन होगा वही v का डायरेक्शन होगा। तो हम लोग बात इसकी अभी नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर v एट C लिख सकते हैं ना, v एट A लिख सकते हैं ना। अब मान लीजिए C पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ किए, ठीक,
तो ये होगा वेलोसिटी एट पॉइंट सी, और मान लीजिए डी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वेलोसिटी एट पॉइंट डी, खासियत क्या नजर आ रही है आपको? एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन। सब लोग ध्यान से देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन कौन सा? डी। द डायरेक्शन ऑफ वी एंड वी एवरेज आर सेम, but before D and after D, these directions will not be same। क्या ये बात सही है? बोलिए, क्या इस बात से सहमत हैं? डी ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको दोनों का डायरेक्शन सेम नजर आ रहा है। हो रहा है? थोड़ा सा अगर डायग्राम ठीक से नहीं बना, इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो अभी इसमें केस में क्या हो रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है? सेम। कब? जब वो पोजीशन कौन सा है? डी पोजीशन। उससे पहले और बाद में डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, ठीक है। ए से बी में सेकेंड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन ए से बी जाने में हर पॉइंट पर पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा बदलेगा। उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो टेंजेंट ड्रॉ करने से आया है, और जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह रहे हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो ए पे इधर है, तो यदि मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक हो रहा है, पार्टिकल इस पाथ पर यहाँ होगा, क्या ये वी बी कहलाएगा? अरे बोलो, इस पॉइंट का नाम हम मान लीजिए कि यहाँ तो वहाँ सी ले लिए थे, इसका नाम इस पॉइंट का एम रख दे, इस पॉइंट का नाम एन रख देते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं? ध्यान से देखिए सब लोग, तो हम क्या ये कह सकते हैं इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में ले तो ये वी एम होगा, ऐसा कह सकते हैं। और इस पॉइंट पर हम इधर ड्रॉ करें तो ये वी एन लिखेंगे इसको, और ए पॉइंट पर तो हो ही गया ये। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। चूँकि सर्कुलर मोशन में आप लोग पढ़ेंगे, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो हर पॉइंट पर उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन बदलेगा, इसलिए पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगा। तो वेलोसिटी चेंज होने के मेन रीज़न यहाँ पर क्या हो सकते हैं? वेलोसिटी चेंज होने के दो रीज़न होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर इंस्टेंट पर। मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज कर रहा है। इसलिए हम लोग सर्कुलर मोशन में भी अलग अलग बात करेंगे। ये समझ पाए? इसको ड्रॉ कीजिए और लिखिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। चलिए जल्दी, फास्ट। पीछे भी कुछ है, चलिए इसमें ड्रॉ कर लीजिए, कुछ छूट गया है तो। क्या हुआ? आज फ्राइडे है, 2 दिन का छुट्टी है, आज होमवर्क देंगे आपको। कल मेरा क्लास कहाँ है? केमिस्ट्री क्लास रहेगा कल। कल केमिस्ट्री क्लास रहेगा। लिख लिए? ये लिखो। कल मुझे घूमने जाना है फैमिली के साथ। हाँ, तुमको भी चलना है क्या? हाँ, पढ़ाई हो रहा है? नीचे पढ़ रहे हो बैठकर? कल नहीं आया था क्योंकि कल कोई मिले ही नहीं थे गेट खोलने के लिए। हैं? तो ऊपर आता? हम थे। आप भी नहीं थे? आप भी नहीं थे, मनीष सर भी नहीं थे, भैया। हम कहाँ थे? कितने बजे? जब जैसे मैथ वाले सर का पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद तो हम चले ही गए थे। मेरा ज़रूरी काम था, ड्राइविंग लाइसेंस मेरा रिन्यूअल कराना था। तो हैं क्यों कर रहा है? हाँ, कौन बोल? नहीं आता गाड़ी चलाने? क्या मैकेनिकल इंजीनियर को गाड़ी चलाने नहीं आएगा? तुम गाड़ी चला सकते हो, हम गाड़ी भी चला सकते हैं। मतलब समझे? क्या समझे?
तुम गाड़ी चला सकते हो, हम गाड़ी भी चला सकते हैं, मतलब गाड़ी बना तो सकते हैं पहले नंबर पे। पिस्टन कितना डिग्री पर कंप्रेस करेगा और कितना स्पार्किंग करेगा, तब टैपिड उसको एयर फ्यूल मिक्सचर देगा, कब एग्जॉस्ट होगा, कब पावर स्ट्रोक मिलेगा। क्या लीजिए, हम मैकेनिक का काम कर रहे हैं क्या? गाड़ी खराब हो, ऐसे लेटाओ और सीधा करो, स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तुरंत स्पैनर वैनर निकाले, उसका रेंज सब निकाल के तुरंत भिड़ जाते। तब मेरा स्कूटी और मेरा कार कोई दूसरा कोई बनाएगा? इंजन खोल के खुद बना ले हम, उसमें है क्या? जो आदमी इंजन बना सकता है वो इंजन ठीक नहीं कर सकता है। ये सब टैलेंट क्या है? ये तो मेहनत का फल है। कोई भी सीख सकता है, जैसे मेरे जैसा आदमी सीख सकता था, कोई भी सीख सकता है। करोड़ों लोग जानते हैं। चलो जल्दी। अरे थोड़ा अंडा उंडा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडे बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? जल्दी ड्रॉ कीजिए। लेकिन अब धीरे धीरे लिखने का झंझट ही खत्म करेंगे, सीधे पीडीएफ भेजेंगे, आप लोग घर पे बैठ के लिखते रहिएगा। हैं? लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि एक बार आपने समझा है, एक बार ड्रॉ कर रहे हैं तो माइंड में थोड़ा रिकॉल हो जाता है वो। जैसे पहले सब लोगों के पास सब लोगों का फ़ोन नंबर याद रहता था, अब स्मार्टफोन हो गया, अब किसी को किसी का याद ही नहीं है। हैं? घर वाला का भी बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। हाँ, एक सप्ताह से मेरी बेटी एक ही कहानी हमको हर दिन सुना रही है। हाँ, कछुआ, टर्टल और रैबिट का। जितना नज़दीक से मैंने टर्टल और रैबिट को देख लिया है, हो गया? चलिए, तुम्हारा गर्दन सीधा कर देंगे हम। यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? तुम्हारे बारे में नहीं कर रहे। घर जाकर पढ़ते हो ना सब लोग, क्या सनी? हैं? पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है ना तुम्हारा जी? हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो घर पे जाकर? चलो, हो सकता है नेक्स्ट वीक 2 दिन क्लास नहीं ले पाए हम। हाँ, वो डी है। कहाँ? डायरेक्शन विल नॉट बी सेम। डायरेक्शन, हाँ, एंड देयर। हाँ, हो गया? कल सिर्फ केमिस्ट्री क्लास रहेगा। मैथ क्लास भी लगा दें? क्लास ही नहीं लगवाए? सिलेबस कैसे टाइम पे होगा? हाँ, तो बारिश हो रहा था ना, तो वो तो आए थे, थोड़ा लेट आए थे। अरे तो बारिश के कारण थोड़ी दिक्कत हो गई, तो बोले कि थोड़ा सा हम आएंगे जरूर सर, फ़ोन किए थे हमको, बोले कि सर अब बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है और बाइक से चलाने में थोड़ा सा कहीं रिस्क होता है, बारिश तेज़ी से हो रहा है, कहीं पानी जाम है या कुछ भी है, बाइक से थोड़ा रिस्क होता है। बोले कि सर 5-10 मिनट में ये डाउन हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। और उस दिन नॉर्मली जैसे लोग आते हैं तेज़ी से, तो तेज़ी से नहीं ना आ सकते, बारिश हो रहा है, कहीं फिसलन है, कहीं स्लाइड हो जाएगा। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्लास होना चाहिए और आप बैठ के पढ़िए। मान लीजिए आधा घंटा लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ेंगे।
ये एक ऐसा सोच है, हमको तो आश्चर्य लगता है कि हम बहुत देर वेट करते रह गए, सर लेट से आए। अरे भाई तुम पढ़ो बैठकर, आपको पढ़ने से रोक कौन रहा है? मुद्दा ये नहीं ना है। आपको वेट करने के लिए कहा क्यों जा रहा है? आपको सेल्फ स्टडी ऐसे भी करना चाहिए ना। तो मौका मिला है तो सेल्फ स्टडी करेंगे हम। ये कैसा सोच है कि सर जब तक नहीं आएंगे हम नहीं पढ़ेंगे? छोटा बच्चा का, ये 5 साल 6 साल वाले बच्चों का सोच है। आप लोग वो नहीं ना है। चलिए हो गया। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पॉजिटिवली सोचिए, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। टीचर मान लीजिए लेट से आ रहे हैं तो आपका समय किल नहीं ना कर रहे हैं, आप पढ़िए। आप पढ़ने से कौन रोक रहा है? शॉर्ट नोट्स बनाना आप लोग बनाते हैं कि नहीं? हर चैप्टर, जो चैप्टर एंड हो जाता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसका शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या है कि उसके कंसर्निंग में जो असाइनमेंट्स या जो भी आपको ट्यूटोरियल शीट्स मिले हैं उसको बनाते समय, सॉल्व करते समय जो जो फार्मूलाज, जो जो कॉन्सेप्ट का यूज़ पड़ा है उसको एक शॉर्ट नोट्स पे लिखिए। उसमें फार्मूला और कॉन्सेप्ट ही लिखना है। डायग्राम है तो डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि माइंड जो है ना वो डायग्राम को तुरंत रीड करता है। इस तरह से नोट्स बनाइए और हमेशा अपने पास रखिए। आप यहाँ आ रहे हैं, यदि मान लीजिए सर लेट है या फिर जो भी है, क्लास में आपको आधा घंटे का समय मिल गया तो बैठ करके वो नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। उसको एक बार ज़रूर माइंड में रिकॉल कीजिए और कॉपी बंद करके 2 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि कौन फार्मूला कैसे कैसे कहाँ है। आखिर ये कैसे याद हो जाता है टीचर्स लोगों को, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स को कैसे याद हो जाता है? ये चीज़ जो है ये रट के तो आने वाली बात ही नहीं है। रट के आएगा भूल जाएगा, अरे बाप वहाँ उसमें कहाँ ड्रॉ किए थे, यहाँ कहाँ ड्रॉ किए थे। आखिर माइंड में इसका इमेज बना हुआ है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी तो ड्रॉ हो रहा है, तभी तो ये डायरेक्शन लिख रहा है। यहाँ पर हम डेल्टा एस क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? उसके पीछे का लॉजिक है। साइंस के साथ सबसे अच्छी बात है, खासकर फिजिक्स के साथ लॉजिक्स हैं उसके पीछे फिजिकल कॉन्सेप्ट है, उसको आपको रिवाइज़ करना है। और उसके लिए क्या करना है? बार बार उसको रिवाइज़ करना है, तब आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में चला जाएगा। समझ गए? चलिए यही करना है और कोई भी कर सकता है स्टूडेंट, कोई भी, बहुत ही आसान है, बस तरीका उसका सही होना चाहिए। बस यदि सही तरीके से आप नहीं जा रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर आपको वो चीज़ बोझ लगने लगेगा। आप सोचिए ना, कोई चीज़ किसी स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है, उसी के बगल में कोई दूसरा स्टूडेंट है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? कमज़ोर माइंड का कोई नहीं होता है, सबका माइंड बहुत शार्प होता है। कैसे? कोई ऐसा उसके इंटरेस्ट का चीज़ उसके साथ करिए, देखिए कितना शार्प माइंड होगा उसका। इसलिए कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है, वो अपने आप को बना लेता है, वो अलग बात है। आइए पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, सब लोग ध्यान दीजिए। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, हमने क्या बोला था? हम लोग बॉडी को क्या मानेंगे? पार्टिकल, एकदम पॉइंट की तरह मानेंगे। चेंजेस, सब लोग ध्यान से देखिए, चेंजेस कैसे? x इज इक्वल टू, उसका रिलेशन क्या है? x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2, 2t स्क्वायर माइनस 2, ये रिलेशन है, इससे चेंज हो रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड दो चीज़, फर्स्ट और सेकंड, दो चीज़ें पूछ रहा है। पहला क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो v इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है और v एवरेज। तो ये पूछेगा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर और ये एक इंटरवल पर। तो इंटरवल क्या रखा है? ये रखा है t बराबर 2 सेकेंड, ये एट t बराबर 2 सेकेंड पर, और ये पूछ रहा है t बराबर 1 सेकेंड से टू t बराबर 3 सेकेंड। मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है। ध्यान से समझिए सब लोग। और फिर हम लोग अब लेवल बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, ये सबसे आसान लेवल है, इससे लेवल बढ़ेगा। अभी लिखना कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ ध्यान से देखिए। तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है टी के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम बढ़ेगा तो पार्टिकल का पोजीशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम इसके डायरेक्टली रिलेशन है -2। यदि टाइम 0 है तो पार्टिकल कहाँ होगा? रेस्ट पर होगा। अरे भाई पोजीशन बता रहा है, रेस्ट मोशन तो जब स्पीड की बात करेंगे तब होगा। ओरिजिन पे कैसे होगा? -2 मीटर पे होगा ना।
इसलिए कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। तुम क्या कर रहा है जी? ऑन है ये, देखो तो कैमरा ऑन है। तुम सुधर जाओ, सीधा हो जाओ, ध्यान से यहाँ देखो, ध्यान से समझिए। यदि पार्टिकल के पोजीशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में यदि उसका पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमें ये देखना है कि किस तरह से कर रहा है। जब टाइम 0 है तो उसका पोजीशन क्या होगा? -2 मीटर, यानी कि ऑरिजिन से -2 पे होगा, पीछे होगा। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका पोजीशन चेंज करेगा, और जहाँ पार्टिकल का पोजीशन चेंज किया वहाँ पोजीशन में चेंज आया, तभी तो हम स्पीड की बात करेंगे, तभी तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। जब स्पीड की बात करेंगे तो हम चेंज इन पोजीशन यानी कि पाथ जो कवर किया है बॉडी ने वो लेंगे, और जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड का, यानी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ है तो स्पीड तो आएगा ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से सब लोग, सॉल्यूशन में ये आसान है लेकिन इसके आगे का टॉपिक आसान नहीं होगा, इसलिए ध्यान से समझिए। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमको किस टाइम पे बोल रहा है? 2 सेकेंड पर। और पूरी दुनिया जानती है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस। सब लोग देखिए, v इंस्टेंटेनियस और सिंपली v कर रहे हैं, इसके ऊपर एरो नहीं लगाए हैं, इसका मतलब है कि ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो v बराबर क्या होगा? dx/dt होगा। ठीक, अब ये कैसे आएगा देखिए ध्यान से, v = dx/dt। तो dx/dt यानी कि 2 × 2 × t⁻2 - 1 -0 होगा ऐसा। तो v = 4t आ गया। आपको कितने टाइम पर बोल रहा है? तो t = 2 सेकेंड पर। हमें चेक करना है कि उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये निकालना आसान था। तो हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लिया, तो पहला पॉइंट तो हो गया। अब सेकंड कह रहा है एवरेज, तो एवरेज के लिए हमें क्या निकालना है? S1 टाइम पर, इनिशियल टाइम पर क्या है और फिर फाइनल टाइम पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो एट t बराबर t1 कितना हमारा है? 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पर x1 कितना होगा? 0 होगा, 0 मीटर। ठीक है, और उसके बाद एट t2 बराबर 3 सेकेंड, ये हमारा दूसरा टाइम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x2 निकलेगा। कितना निकलेगा? 18। एक सेकेंड, वो कितना था फॉर्मूला में? 2t² - 2 था ना। तो एक सेकेंड देख लेते हैं। 2 × 3 का स्क्वायर -2, तो 9 2 जा कितना? 18 - 2 16 मीटर, और ये 0 मीटर। तो अब हमारे लिए v एवरेज करना है। तो v एवरेज बराबर क्या होगा? x2 - x1 बाई t2 - t1। आपको पता है x2 कितना आया है? 16 -0 डिवीज़न में 3 - 1, तो 16/2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका v एवरेज निकला। v एवरेज इसलिए क्योंकि एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन हुआ था, इसलिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन निकला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि इसका हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखें, देखिए ध्यान से, ये ऑरिजिन है, तो पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पे ले। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो या पार्टिकल हो, इस पोजीशन पे था। ये x बराबर कितना है? -2 मीटर। कब? जब t बराबर, तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, ये इसका इनिशियल पोजीशन कहलाएगा। अरे बोलो क्यों कहलाएगा? क्योंकि t बराबर 0 पे चेक किए तो पार्टिकल x बराबर -2 पे था, और ये क्या है? ये ऑरिजिन है ना। तो ऑरिजिन यानी कि यहाँ पर x क्या होगा? 0 होगा। अब पार्टिकल मान लीजिए 3 सेकेंड पे चेक करें, तो 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ आ गया? 16 मीटर। तो यहाँ कहीं होगा कोई ऑब्जर्वर या पार्टिकल इस पोजीशन पर कहाँ होगा? ये होगा x बराबर 16 मीटर। कब? जब t बराबर कितना है? 3 सेकेंड। समझ गए? तो ये पोजीशन ग्राफ बनाना ज़रूरी है, आगे जाकर आपको हेल्प करेगा ये। अभी आगे जाकर इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से 3 सेकेंड पर यहाँ पहुँचा, t बराबर 0 था यहाँ पर,
समझ गए? तो ये इसका पोजीशन डायग्राम हो गया और इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। द पोजीशन, क्या हुआ? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस कैसे चेंज कर रहा है? तो x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, इस तरह से चेंज कर रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? v एवरेज निकालिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो पहला बोल रहा है v एवरेज वेलोसिटी निकालिए, क्या होगा? और v एवरेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एवरेज वेलोसिटी है और ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि इस पर एरो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वेक्टर है नहीं वो, इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं दिया। और एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ ये दोनों ही इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा। तो इसका इंटरवल क्या दे रहा है? t बराबर 0 to 3 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए फॉर t बराबर 0 to t बराबर 3 सेकेंड। अब इसमें क्या कह रहा है? पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है, फिर से t के टर्म में ही चेंज हो रहा है इस बार भी, लेकिन इस बार निकालने के लिए v एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है और इंस्टेंटेनियस बोल रहा है। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। सबसे पहले बात, फर्स्ट के लिए v एवरेज निकालना है हमें। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर v एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर t बराबर 0 पर तो x क्या निकल के आएगा? t इनिशियल है तो x कितना निकल के आएगा? 0। और फिर t2 जो हमारा कितना है? 3 सेकेंड है, उस पर पोजीशन x2 क्या निकल के आएगा? -3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अब यदि v एवरेज सिर्फ निकाले मैग्नीट्यूड उसका, तो यहाँ लिख सकते हैं ना x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो x2 कितना था? -3 माइनस 0 बाई 3 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ 0 होगा, तो यह आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया क्या? ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर 1 ही ले लो, लेकिन मान लीजिए कि हम इसको हटा दें, तो यहाँ पर माइनस, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, या फिर कह लीजिए 1 माइनस आई कैप होगा, माइनस आई कैप हो गया मीटर पर सेकेंड। आइए यहाँ पर, तो v एवरेज निकला। अब हमको निकालना है क्या? सेकेंड, और वो क्या होगा? v एवरेज, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टाइम तो आपको पता है टोटल 3 सेकेंड्स है, 0 से 3, यानी कि टोटल टाइम कितना है? डेल्टा टी कितना है? इसको देखकर आप कह सकते हैं ना डेल्टा टी बराबर कितना हो गया? t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा टी तो निकला हुआ। टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब समझना क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एवरेज स्पीड, जो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना था, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए समझिए यहाँ पर 2 मिनट। ये ऑरिजिन हो गया, यहाँ x बराबर 0 है, और अब मुझे ये बताइए कि t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या था? 0 था ना ये, ठीक। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ था, t बराबर 0 पर। अब उसके बाद, अब जब टाइम चेंज हुआ, t बराबर 3 सेकेंड, तो कहाँ पहुँच गया? इस पोजीशन पर। यह x बराबर -3 मीटर है और यहाँ t बराबर कितना है? 3 सेकेंड है। अब आपसे कहा जा रहा है कि पार्टिकल जो है, आप समझिए यहाँ पर कि क्या पार्टिकल इस पोजीशन से डायरेक्ट यहाँ आ गया या आगे कहीं गया था? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, समझिए बात को, फोकस रोकर ध्यान समझिए। डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। डिस्प्लेसमेंट को क्या पाथ कवर किया गया, इससे मतलब
नहीं होता है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन 3 मीटर, तो ये x3 हुआ, सॉरी x2 हुआ, तो x2 बराबर -3 मीटर होगा, ठीक है, और x1 बराबर 0 होगा। ये होगा किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि उसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है। इसको आप वेक्टर वाइज लिखना चाहेंगे तो x2 बराबर क्या लिखेंगे? 3 माइनस आई कैप लिखेंगे, और x1 बराबर क्या लिखेंगे? 0 आई कैप लिखेंगे। इसीलिए डेल्टा x बराबर यानी x2 माइनस x1 क्या निकल के आएगा? ये -3 माइनस 0 दैट इज 3 माइनस आई कैप निकल के आएगा ना। तो अब इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस का, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही स्पीड बताएगा। तो क्या यदि पार्टिकल, समझिए, यदि पार्टिकल x बराबर 0 से यहाँ से चलकर यहाँ आ गया है, तब तो कोई बात नहीं है, उतना ही होगा जितना कि डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पार्टिकल आगे जाकर फिर टर्न होकर इधर आया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब अलग अलग होगा? जब डिस्टेंस कहीं टर्न कर गया हो, पार्टिकल कहीं चला पाथ पर और टर्न करके फिर आ रहा है रिटर्न बैक होकर, तो रिटर्न बैक होकर आएगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। रिटर्न बैक होकर मान लीजिए उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था, तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हमें जब एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें डिस्टेंस देखना है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस देखना है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल टर्न भी किया था क्या, ये टर्न नहीं किया था, हमें ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब लोग ध्यान से समझिए, 2 बात समझ में आ जाएगा यहाँ से। फॉर गेटिंग टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझिए। हमें जो x बराबर 2t स्क्वायर माइनस क्या है, x बराबर क्या आया है? टू टी माइनस टी स्क्वायर ना, एक मिनट रुक लीजिए, देखने दीजिए। 2t माइनस टी स्क्वायर है, 2t माइनस टी स्क्वायर। तो हम यदि dx अपॉन dt कर दें तो ये क्या होगा? 2 माइनस 2t, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये dx अपॉन dt निकालना मतलब क्या? मान लीजिए पार्टिकल ए पोजीशन से, मतलब वो मीन पोजीशन जो उसका ये पोजीशन है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ डायरेक्ट आया तब तो ठीक है। लेकिन यदि ये आगे जाकर रिटर्न बैक होकर आया होगा तो वो जहाँ रिटर्न बैक हुआ होगा उस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हुआ होगा? 0 हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ dx अपॉन dt किए और इसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, यानी वो पोजीशन, वो टाइम निकालना चाह रहे हैं जिस टाइम पर उसका वेलोसिटी 0 हुआ, क्योंकि dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। स्पीड 0 कहाँ हुआ? तो यहाँ पर 2 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, यानी कि 2t इज इक्वल टू t, 2 यानी t बराबर 1 सेकेंड, माइनस 2 यानी 1 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 रहा होगा। तो 1 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो एट t बराबर 1 सेकेंड पर हम क्या चेक करेंगे? x चेक करेंगे। तो x बराबर क्या है? 2t माइनस टी स्क्वायर। तो x बराबर t बराबर कितने पर? 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड पर 2 इंटू 1 माइनस 1, तो इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 मीटर। यानी 1 मीटर पर पार्टिकल का पोजीशन 0 हो, 1 वो पोजीशन है 1 मीटर जहां उसका वेलोसिटी 0 रहा होगा। तो यहां से 1 मीटर जाएंगे। समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं समझ में आया, इसलिए पहले हम हिदायत दिए थे कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है। यहाँ से ये पोजीशन जो है, सपोज मान लीजिए ये x बराबर 1 मीटर और पार्टिकल का टाइम क्या हुआ है वहाँ पर? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड हुआ है ना, 1 सेकेंड। और ये पोजीशन वो है, दिस इज द पोजीशन, बोलो, पोजीशन वेयर वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए, स्पीड ज़्यादा अच्छा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 हो गया।
यानी कि dx अपॉन dt किस पॉइंट पर, t बराबर कितना पर, 1 सेकेंड पर, क्या आया, 0। समझ गए। अब 0 आया तो समझिए ध्यान से, एक दूसरे कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, कोई ऑब्जर्वर था, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से रिटर्न बैक होकर के यहां आया। क्या ये बात सही है? उधर क्यों गया? क्योंकि उधर उसको, उसके पास स्पीड पॉजिटिव एक्स में था। देख रहे हैं dx अपॉन dt पॉजिटिव आया है ना, तो पॉजिटिव एक्स में था। और कहां तक गया? फर्स्ट पोजीशन तक, मतलब यहां तक गया। यहां तक क्यों गया? क्योंकि इसके बाद उसका वेलोसिटी 0 है, तो आगे जाएगा ही नहीं। तो ये 1 मीटर पे जाकर के वो रुका और फिर रिटर्न बैक होकर के वो फिर किस पॉइंट पे आ गया? इस पॉइंट को यदि हम A नाम दें, इस पॉइंट का नाम B और इसका C दें, तो A से चलना स्टार्ट किया, B तक गया, उसका वेलोसिटी वहाँ स्पीड क्या हो गया, 0। t बराबर 1 सेकेंड पर, x बराबर 1 मिला हमें, उस पोजीशन पे उसका स्पीड 0 हुआ। तो 0 होने के कारण अब वो रिटर्न बैक होकर के किधर आया, C -3, क्योंकि कितने सेकेंड पर हम उसका पोजीशन देख रहे हैं, 3। तो 3 बराबर x बराबर -3 मीटर कब मिला? जब टाइम उसका 3 सेकेंड हो गया। तो उसने टोटल पाथ कितना कवर किया? तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हुआ, 1 + 1 + 3। A से B जाना 1, अब B से फिर A आना 2 मीटर, और फिर A से C जाने में 3 मीटर। तो टोटल कितने हो गए? तो 5 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ। तो अब हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो V एवरेज कैसे निकलेगा? तो V एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 5 मीटर 3। तो बाबा 5/3 मीटर पर सेकेंड उसका क्या निकला, बोलो, निकला ये। तो यहां पे आइए फिर से एक बार, ये कौन सा पोजीशन कहलाएगा, ये पोजीशन कौन सा पोजीशन कहलाएगा? दिस पोजीशन इज नोन एज, समझ गए? क्योंकि पार्टिकल ने वहां पर पलटी मारा, आम भाषा में कहते हैं ना रिटर्न बैक हुआ, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, समझ गए? क्यों? आप जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ये बात आपको हजम नहीं हो रही है क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हैं। पेन, इसको ऊपर फेंकेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ 1 सेकंड के लिए रुका हुआ नजर आएगा। वो देखिए आया था रुका हुआ, कह भी रहा है, हाँ। एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए सोचिए कि यहाँ रुका है, वो ऐसे गया है तो ऊपर गया, रुका और फिर रिटर्न बैक हुआ। देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आपको नजर आएगा, पूरा फोकस होकर देखिए, हमको नहीं, पेन को देखिए, हम तो हरा जन हैं। आगे गुरुजी थोड़ा सा कर रहे हैं, मन लग रहा है, ऐसे देखिए पेन। अच्छा इसमें क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में, हाँ समझिए ध्यान से, वो तो ठीक बोल रहा है, उसमें हम और ऐड कर रहे हैं। पार्टिकल, ध्यान से समझिए, पार्टिकल ऊपर फेंका गया, इस इनिशियली उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा था, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटते क्या हुआ, एक मोमेंट ऑफ टाइम पे 0 हुआ। उसने डायरेक्शन नहीं चेंज किया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा, डायरेक्शन वही रहा, घटते 0 हुआ, तो ऑब्वियसली 0 होगा तो उसका वेलोसिटी उस पोजीशन पे वो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रेस्ट पे आया। लेकिन उसको याद आया कि मेरे ऊपर तो फोर्स लग रहा है, तो अब वो रिटर्न बैक हुआ। किधर मूव किया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा। इससे 2-3 बात समझना जरूरी है।
पहला, वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में घटेगा। बॉडी पे किधर फोर्स लग रहा है? नीचे। और एक्सेलरेशन भी किधर है? नीचे। और वो कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो कांस्टेंट है, वो ग्राउंड में लगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी रहा है। तो पार्टिकल का यदि मोशन का डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स है या अपोजिट टू द एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिक्रीज करेगा तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जा करके उसका वेलोसिटी जीरो होगा, और उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए उसका वेलोसिटी जीरो होगा। अब उसके बाद वो डायरेक्शन बदलेगा। ये तीसरा पॉइंट। अब डायरेक्शन बदलेगा तो अब चौथा पॉइंट क्या है कि कोई भी बॉडी का यदि वेलोसिटी जीरो है तो वो बॉडी हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है। इसलिए वो ऊपर नहीं जा सकता, किसी कीमत पे नहीं, भले ही हम आपको क्यों न उछाले, नीचे ही थोड़ा देर के बाद आएंगे। तो ऊपर गया, रिटर्न एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जीरो हुआ, अब वो उधर चलेगा जिधर बॉडी पर फोर्स है या एक्सेलरेशन है, तो नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा तो अब छठा पॉइंट क्या है कि बॉडी का जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, बॉडी उसी रेस्ट के बाद उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, और यदि एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। कंफ्यूज कैसे कर दिए? डायरेक्शन नहीं, स्पीड। डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, अभी जा रहा है पॉजिटिव वाई में, जब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जीरो हुआ तो रिटर्न बैक हुआ तो नेगेटिव वाई में। डबल फोर्स नहीं, फोर्स तो दोनों ही केस में सेम लग रहा है, एक्सेलरेशन तो दोनों ही केस में सेम है, लेकिन ऊपर जाते समय चूंकि बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन से अपोजिट है, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए तो डिक्रीज कर रहा है। चलो बोलो, फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, कैसे थ्री? टोटल ये देखो ना 3 से 0 के लिए लेना है ना। कहाँ 1 आया है? 0 से ग्राफ में, ग्राफ में कहाँ? अरे 1 सेकेंड में, यहाँ देखो ना, यहाँ 1 सेकेंड में उसका पोजीशन कितना आया? कौन किस में ऐड होगा? वो टोटल, वो तो 1 से 3 सेकेंड के बीच में ही वो टाइम है ना। अरे रुको, सुनो, अलग लेवल का कंफ्यूजन है। सुनिए, आप देखिए, t बराबर 0 पे यहाँ था, t बराबर 1 सेकेंड में यहाँ था, अब फिर 3 बराबर 3 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 3 सेकेंड। 4 कैसे हो गया? अरे यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड, और फिर B से C जाने में 2 सेकेंड। डिस्टेंस तो टोटल लेंथ, जो पाथ लेंथ होगा उसको डिस्टेंस में लिखेंगे ना। तो पाथ लेंथ क्या हुआ? A से B जाना, अब B से फिर C जाना, तो टोटल लेंथ कितना हुआ? टाइम तो देखिए, या A से B जाने में 1 सेकेंड लगा, और फिर B से C जाने में 2 सेकेंड, तो टोटल तो 3 सेकेंड हुआ ना। इसमें दिक्कत क्या है? अरे टाइम पोजीशंस के साथ वैरी नहीं करता ना, टाइम अलग वैरी करता है, पोजीशंस अलग वैरी करता है। यदि टाइम छोटा टाइम है और पोजीशन ज़्यादा कवर कर रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगा, और छोटा टाइम है लेकिन पोजीशन भी कम है तो स्पीड कम होगा। दो अलग अलग पैरामीटर है ना। आई कहाँ लिखा हुआ कि 1 सेकेंड में 1 ही मीटर ट्रैवल करेगा? जरूरी नहीं है, मैकेनिक्स है, रीढ़ का हड्डी नहीं सीधा किया तो फिर बोलिएगा हमको। और यही बार बार हम कह रहे हैं, और मेरे जैसा गधा आदमी पढ़ा ले रहा है आपको। सोचिए कि मेरा लेवल क्या है। चलिए छापिए, देखिए आप ही ने बोला कि लेवल बढ़ाइए तो हम बढ़ा दिए। सरकारी स्कूल वाला पढ़ना है तो वही बोलिएगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। हाँ बेटा देखो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये वाला पढ़ाए, लेवल बढ़ाना है ना।